गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो हम फल परिरक्षण की स्थायी विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज एक लास्ट विधि बची है जिसका नाम है रासायनिक परिरक्षक द्वारा स्थायी परिरक्षण की। इससे पहले हमने पढ़ी थी किण्वीकरण और उसके बाद है अब रासायनिक परिरक्षक द्वारा। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी फल एवं सब्जियों का क्या किया जाता है बच्चों, परिरक्षण किया जा सकता है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको। रासायनिक परिरक्षक द्वारा तो देखो, तो मुख्य रूप से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट नामक रसायनों का उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जाता है। परिरक्षक पदार्थों के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों परिरक्षक के रूप में? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अब ये रसायन क्या करते हैं? ये रसायन खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व वृद्धि को रोककर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व वृद्धि को रोककर उन्हें खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं रसायन? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट ये खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को रोकते हैं और उन्हें खराब होने से बचाते हैं, जैसे कि स्क्वैश, सॉस आदि। खाद्य पदार्थों का नाम क्या है? स्क्वैश, सॉस आदि। जब इनको बनाया जाता है बच्चों तो इनमें परिरक्षक के रूप में क्या मिलाया जाता है?
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, इनमें ये रसायन इन खाद्य पदार्थों में, किन खाद्य पदार्थों में, स्क्वैश या सॉस में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और वृद्धि को रोक देते हैं और उन्हें खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक परिरक्षक हो गए। अगली विधि है CO2 द्वारा, CO2 के द्वारा। तो विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के लिए विभिन्न फलों व पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए CO2 गैस CO2 गैस का रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। जिन्हें कार्बनीकृत पेय के रूप में जाना जाता है। और लास्ट है विकिरण द्वारा परिरक्षण। रेडिएशन विकिरण द्वारा परिरक्षण। तो देखो, खाद्य पदार्थों में न्यूनतम अणु, खाद्य पदार्थों में न्यूनतम अणु विकिरणोपचार करने से क्या करने से? न्यूनतम अणु विकिरणोपचार करने से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है और इससे एंजाइम भी निष्क्रिय तथा एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाते हैं तथा ऐसा करने से खाद्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों के
परिरक्षण में साधारणतया गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है। साधारणतया गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को ठंडी जीवाणुविहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। इसे ठंडी जीवाणुविहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थायी परिरक्षण की विधियां आपके कंप्लीट हो गई है। तो रासायनिक परिरक्षक द्वारा किस प्रकार से फल एवं सब्जियों या उनसे बने उत्पादों या खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, तो इसके लिए मुख्य रूप से 2 रसायनों का उपयोग होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट। ठीक है, इनको खाद्य पदार्थों में मिलाने से ये केमिकल क्या करते हैं बच्चों, ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता वो वृद्धि को रोक देते हैं और इस प्रकार उन्हें खराब होने से बचाते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थों के नाम क्या है, स्क्वैश, सॉस आदि। CO2 द्वारा तो विभिन्न फलों व पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए CO2 गैस का रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और CO2 के द्वारा परिरक्षण करने के कारण इसे इन जो पेय पदार्थ है इनको कार्बनीकृत पेय के रूप में भी जाना जाता है। विकिरण रेडिएशन द्वारा परिरक्षण, तो खाद्य पदार्थों में न्यूनतम अणु विकिरणोपचार करने से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है और ऐसा करने से खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जो फल एवं सब्जी खराब होते हैं या खाद्य पदार्थ खराब होते हैं ये उनमें उपस्थित एंजाइमों की क्रियाशीलता से खराब होते हैं। तो ये एंजाइम जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता बंद हो जाएगी और खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में साधारणतया गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है और इसे ठंडी जीवाणुविहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठंडी जीवाणुविहीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। देखो, फल एवं सब्जियों एवं उनसे बने उत्पादों को क्या कर डिब्बों में पैक करके सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए कौन कौन से जो चरण हैं वो काम में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है इसमें बच्चों, फल एवं सब्जियों का चुनाव। तो डिब्बाबंदी के लिए किस प्रकार के फल एवं सब्जियों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर नंबर 2 पे मैं पहले पूरे पॉइंट लिख देता हूँ इस डिब्बाबंदी के अंतर्गत कौन कौन से चरण हैं। फिर उसके बाद में चुनाव करने के बाद में दूसरा चरण आता है उनकी सफाई करना। ठीक है,
फिर तीसरा जो चरण आता है वो फल एवं सब्जी की तैयारी। फल एवं सब्जी की तैयारी, ठीक है। उसके बाद में स्वेतन, ब्लाचिंग भी बोलते हैं इसको। चौथा चरण है स्वेतन या इसी को बोलते हैं ब्लांचिंग। पांचवा जो चरण स्टेप है इसमें डिब्बों में भरना। इसके बाद में वायु निष्कासन करना, क्योंकि अगर वायु अंदर रहेगी तो सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है। निर्वात, वायु निष्कासन, डिब्बा बंद करना, डिब्बा बंद करना, और लास्ट है संसाधन, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये 8 चरण है डिब्बाबंदी के। डिब्बा यहाँ लिख देना, डिब्बाबंदी के की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाती है। चरणों के द्वारा, इसे लिखना, चरणों के द्वारा संपन्न होती है। उन चरणों के नाम लिख लिए। तो सबसे पहला चरण है बच्चों अपना फल एवं सब्जियों का चुनाव, यानी कि जो फल एवं सब्जी का उपयोग हम डिब्बाबंदी के लिए कर रहे हैं वे फल एवं सब्जी किस प्रकार के होने चाहिए, उन फल एवं सब्जियों में क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, फल एवं सब्जियां स्वस्थ, ताज़ा, मुलायम होनी चाहिए। यहाँ एक एक लाइनों में लिखूंगा मैं। डिब्बाबंदी के लिए फल एवं सब्जियां स्वच्छ होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए और मुलायम होना चाहिए। स्वच्छ, ताज़ा एवं मुलायम होनी चाहिए, ठीक है। और दाग धब्बे रहित और क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फल अधिक पके हुए नहीं होने चाहिए। फल अधिक पके हुए अगर उन फल एवं सब्जियों में इस ऐसे गुण है, स्वच्छ है, ताज़ा है, मुलायम है
दाग धब्बे रहित है और क्षतिग्रस्त नहीं है, कटे पटे नहीं है और अधिक पके हुए नहीं है, तो इनकी डिब्बाबंदी की जा सकती है। ठीक है, अब एक देखो, एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर, या इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लेना इसी में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट पॉइंट है। आम की दशहरी और गाजर पीली तथा शलजम सफ़ेद, आम की दशहरी किस्म, गाजर पीली तथा शलजम सफ़ेद किस्में डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त नहीं होती, यानी कि इनकी डिब्बाबंदी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये थे। अब ये बाकी चरणों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तो फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी 8 चरण है। सब्जियों को, फल एवं सब्जियों का चुनाव, दूसरा सफाई, फल एवं सब्जी की तैयारी, स्वेतन या ब्लांचिंग, डिब्बों में भरना, वायु निष्कासन, 7वां चरण डिब्बा बंद करना, संसाधन। तो पहला चरण हमने देख लिया, फल एवं सब्जियों का चुनाव। तो डिब्बाबंदी के लिए जिन फल सब्जियों का चुनाव किया जाता है वो कैसे होने चाहिए? स्वच्छ, ताजा एवं मुलायम होने चाहिए, दाग धब्बे रहित होना चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात कटे पटे नहीं होना चाहिए, और फल अधिक पके हुए नहीं होने चाहिए। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ किस्में जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त नहीं होती उनके उदाहरण है आम की दशहरी किस्म, गाजर पीली तथा शलजम सफ़ेद किस्में डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।